हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर और जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, ये वाला आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि आपको अगर केमिस्ट्री का पार्ट जो है वो सही से समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है मैटर इन और सराउंडिंग वाला चैप्टर, वो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको ये चैप्टर सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बात होती है कि जो केमिस्ट्री होती है उसमें कंटिन्यूसली हमें सीक्वेंस वाइज पढ़ना पड़ता है। अगर हम सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे, सीधा कोई एक चैप्टर उठा लेंगे तो फिर एग्ज़ाम तो हम पास कर लेंगे, लेकिन हमें हमारा जो सब्जेक्ट बनता है, जैसे सब्जेक्ट की हमें नॉलेज होती है, वो हमारी नहीं बन पाएगी। तो फिर आप आगे जाके कोई नीट का एग्ज़ाम या फिर कोई और एग्ज़ाम केमिस्ट्री के रिलेटेड आप नहीं दे पाओगे, उसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर आपको केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट, केमिस्ट्री वाला पार्ट अच्छे से पढ़ना है तो आपको पहले स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर है वो पढ़ना पड़ेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करके आपको कंटिन्यूसली सीक्वेंस वाइज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर, दूसरे नंबर वाला, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है इसकी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसी कोशिश की है आपको समझाने के लिए ताकि जो हमारे JNK बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका इतना ज़्यादा बेस नहीं है, ठीक है, तो उनको भी समझ आ जाए। बहुत सिंपल करके एक एक पॉइंट करके मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, मेरी सारी वीडियोस थोड़ी सी लेंथी होती हैं, ठीक है, लेकिन उसमें मैं एक एक पॉइंट कवर करने की कोशिश करता हूँ। जितना आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, जितना आपके लिए ज़रूरी है, वो सारा हम कवर करेंगे एक एक पॉइंट, ताकि आपसे कोई कुछ भी पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको सब कुछ आ जाए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियोज़ हमारी लेंथी होती हैं। ठीक, तो चलो आज पहले देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। ठीक, इस पूरे चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे वो सारे टॉपिक्स मैंने एक बार यहाँ लिख दिए। पहले देखो, हम यहाँ पहले इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये जो चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है या इम्प्योर है, कैसा है, इसका आंसर पहले देंगे, ये डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद देखो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, और साथ में हम देखेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस को मिक्सचर बोलते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे मिक्सचर क्या होते हैं। इसी तरह हम यहाँ देखेंगे मिक्सचर की क्या टाइप्स होती हैं, इसी तरह प्योर सब्सटेंसेस की क्या टाइप्स होती हैं। ये सारा कुछ हम यहाँ देखने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक, दूसरा देखो हम देखने वाले हैं इसमें सोल्यूशन क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये चीज़ हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तीसरी चीज़ हम यहाँ स्टडी करेंगे इस चैप्टर में सस्पेंशन क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक, फोर्थ चीज़ जो हम स्टडी करेंगे वो होगी कोलाइड्स क्या होता है और कोलाइड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, फिर ये पार्ट हम पढ़ के उसके बाद हमारा एक पार्ट आता है इस चैप्टर का जिसको हम बोलते हैं सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय डिफरेंट मेथड्स। मतलब डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके हम मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं, अब कंपोनेंट क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होता है, वो सब कुछ आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके। मेथड्स कौन कौन से, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, ये चीज़ें ये हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम छोटा सा कोई टॉपिक होगा हमारा बीच में जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये देखेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा, मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कितने एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको पता चलने वाला है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। अगर आपको बहुत सही से डिटेल में जाके बहुत अच्छे से स्टडी करना है, एक एक पॉइंट स्टडी करना है, तो आपको सब्र तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी नोटबुक और अपना पेन निकाल लो। ये लेक्चर नंबर 1 है, तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ इस लेक्चर नंबर 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 जो हमारा है उसमें हम पहले देखेंगे यही जो हमने लिखा है इस मैटर अराउंड अस प्योर, इसका आंसर कि क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है या इम्प्योर है, कैसा है, वो देखने वाले हैं। उसके बाद इसी लेक्चर में हम देखेंगे प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं और मिक्सचर की टाइप्स क्या होती हैं, ये देखेंगे। उसके बाद हम इसी लेक्चर में सोल्यूशन के बारे में भी देख लेंगे। सोल्यूशन की कुछ छोटी मोटी टाइप्स होती हैं 2-3, वो भी देख लेंगे, और सोल्यूशन के कंपोनेंट भी देख लेंगे और सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ भी देख लेंगे। तो इतनी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो पहले हम यहाँ लिख देता हूँ मैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसका आंसर देते हैं कि क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं।
तो आपको अगर ये लिखना है स्टार्टिंग में एक पेज के ऊपर, तो ये पूरे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, तो आप लिख सकते हो। तो फिर मैं इसको साफ करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो आप पहले देखो, हमने लिख दिया है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मैटर जो हमारे आसपास है वो प्योर है कि नहीं। तो पहली चीज़ तो आप ये समझो कि प्योर वुड का मतलब क्या होता है। प्योर वुड का मतलब क्या होता है, आप अपनी जुबान में अगर समझ के मुझे बताओ तो। ठीक है, देखो आपको पता है प्योर का मतलब है जो चीज़ प्योर हो। प्योर हो इसका मतलब जिसमें कोई, जैसे हम बोलते हैं ना, जिसमें कोई मिलावट ना हो, बिल्कुल प्योर। ठीक है, जिसमें कोई मिलावट ना हो, उस वुड को बोलते हैं प्योर। ठीक है, तो अब आप देखो कि हमारे आसपास जो मैटर है, देखो मैटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, तो अभी मैं बार बार वो आपको रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो प्योर है या नहीं है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ आपकी बुक के ऊपर एक एग्जाम्पल दी हुई है, टेक्स्ट बुक के ऊपर, कि अगर हम क्या करें, शुगर देखिए आपने, देखो शुगर देखिए। ठीक है, तो आपको पता है अगर मैं शुगर ले लूँ, शुगर के ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, ये पता है आपको। ठीक है, तो देखो शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं, अगर मैं इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखूं तो आपको पता है ये क्रिस्टल किसके बने होंगे। देखो ये शुगर है, ये शुगर है, ये शुगर है, तीनों शुगर हैं। तो आपको पता है ये शुगर है, ये क्या है, ये सारे का सारा क्या है, ये मैटर है। मैटर है ना, क्योंकि इसका वजन होगा और ये जगह भी गिरती है, तो शुगर क्या होगी, मैटर है। तो आपको पता है मैटर किसका बना होता है, आप बोलोगे मैटर बना होता है पार्टिकल्स का। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास एक शुगर का एक ये कतरा है, एक ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल बोलते हैं मतलब ये एक छोटा सा दाना है। ठीक है, इसको आप उठाओ तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होगा। ठीक है, ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होगा शुगर का ये। तो आप देखो ऐसे शुगर के जितने भी छोटे छोटे ऐसे पीसीज होते हैं ना, ये सारे ऐसे पार्टिकल्स के बने होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है क्योंकि सारे का सारा मैटर किसका बना है, पार्टिकल्स का बना है। ठीक, ये आगे हमारे शुगर के पार्टिकल्स। ठीक है, अब आप देखो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखूं, माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है, माइक्रोस्कोप, अगर मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखूं तो मुझे क्या दिखेगा, आप ये सोचो। मुझे ये दिखेगा कि ये जो शुगर का ये एक दाना है ना, ये किसका बना हुआ है, ये ऐसे पार्टिकल्स का बना हुआ है। ठीक है, तो आप अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो है ना, देखो ये सारे के सारे पार्टिकल्स किसके हैं, शुगर के। और सारे के सारे पार्टिकल कैसे दिखेंगे, सेम दिखेंगे, एक जैसे। सारे के सारे पार्टिकल्स एक जैसे दिखेंगे। ठीक है, अभी आप इतना याद रखो। अब आप देखो दूसरी एग्जांपल मेरे पास है। आपने सुना होगा, एक वर्ड सुना है आपने, गरम मसाला। गरम मसाला देखा है आपने, या फिर एक होता है हमारा घर में मिक्स मसाला, ये आपने सुना होगा। ठीक है, गरम मसाला या फिर मिक्स मसाला, आपने ये देखा है। ठीक, तो आप देखो जो गरम मसाला या फिर मिक्स मसाला होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें 5-6 किस्म के मसाले मिक्स करके उनको मिक्सर मशीन जो होती है, मिक्सर मशीन में पीसा जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस गरम मसाला या फिर मिक्स मसाले के जो पार्टिकल्स होंगे, देखो इसके भी पार्टिकल्स ही होते हैं। ठीक है, उन पार्टिकल्स को अगर आप देखोगे किसके नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, तो आपको कैसा दिखेगा वहां, देखो आपको दिखेंगे ऐसे पार्टिकल्स। देखो मैं इसको सही से बनाता हूं, ऐसे। अब आप देखो यहां देखो कि 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक तो हमने शुगर ले ली, ठीक है, उसको हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो उसमें हमें पार्टिकल्स कैसे दिखेंगे, सारे के सारे पार्टिकल्स, चाहे इसमें देखो, चाहे इसमें देखो, चाहे इसमें देखो, एक ही किस्म के पार्टिकल सारे दिखने वाले। और अगर हम गरम मसाला या फिर मिक्स मसाला लें और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, तो आप बोलोगे आपको क्या दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर, आपको दिखेगा गरम मसाला जो है वो 3-4 किस्म के मसाले का मिक्सचर होता है। आपको पता है उसमें इलायची होती है, उसमें जीरा होता है, और भी कुछ होता है। तो आपको अलग अलग पार्टिकल्स दिखेंगे। देखो जीरे के पार्टिकल्स सपोज रेड वाले, ये ब्लू वाले किसी और के पार्टिकल्स हैं, ये ब्लैक वाले किसी और के पार्टिकल्स हैं, ये डिफरेंट कलर के पार्टिकल्स आपको वहाँ दिखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। किसके अंदर, गरम मसाला के अंदर। अब आप मुझे बताओ क्या इन दोनों में से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही किस्म के पार्टिकल्स हों, सारे के सारे पार्टिकल एक ही किस्म के हों, तो उसको हम प्योर बोल सकते हैं, प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं? बताओ
बोल सकते हैं ना। तो अब देखो ये जो सब्सटेंस है, क्या इस सब्सटेंस को हम इम्प्योर बोल सकते हैं? इम्प्योर है, ये मतलब प्योर नहीं है, ठीक है। इम्प्योर क्यों है? क्योंकि इसमें 2-3 किस्म के पार्टिकल्स हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखे। कुछ पार्टिकल्स हमें जीरे के दिखे, वो अपने अलग होंगे। कुछ पार्टिकल हमें कैसे दिखे होंगे, जैसे कोई और होता है ना, जैसे इलायची होती है उसके दिखे। तो अलग अलग पार्टिकल्स हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखे। तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि मैटर जो होता है वो, यहां लिखा ना इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास मैटर जो है वो प्योर है? तो आप बोलोगे नहीं, प्योर भी है लेकिन साथ में इम्प्योर भी है। दोनों किस्म का मैटर हमारे आसपास है। प्योर की और एग्जांपल आप ले सकते हो। देखो अगर मैं बोलूँ आपको आयरन, आयरन देखा आपने, लोहा, तो इसके आप अगर छोटे छोटे पार्टिकल करोगे तो सारे के सारे पार्टिकल्स आयरन के ही होंगे, सारे पार्टिकल आयरन के ही होंगे। माइक्रोस्कोप के अंदर आपको सारे के सारे पार्टिकल आयरन के दिखेंगे। तो इसमें आप देखो जहां सारे पार्टिकल आयरन के, तो इसको आप बोलोगे ना ये आयरन प्योर है, ठीक। इसी तरह अगर मैं बोलूं आपको कुछ और ले लो आप, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं और क्या हो सकता है इम्प्योर, जैसे मैं बोलूं आपने जैसे कुछ मिक्सचर होते हैं ना हमारे बाजार से मिलते हैं, नमकीन नमकीन मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें उसमें मूंगफली भी होती है, मूंगफली भी होती है और भी होते हैं। तो उन दोनों को पीस के आप छोटे छोटे पार्टिकल बना दो, उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो क्या दिखेगा? मूंगफली के पार्टिकल अपने होंगे, किसी दूसरे के पार्टिकल अपने होंगे, मतलब 2 डिफरेंट किस्म के पार्टिकल वहां प्रेजेंट होंगे। तो आप बोल सकते हो वो जो चीज़ होगी वो कैसी चीज़ है? इम्प्योर है, इम्प्योर है, ठीक। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि प्योर और इम्प्योर क्या होता है। तो एक बार आपको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रिपीट ये करूँगा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मैटर है जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स एक जैसे ही है, मतलब एक ही किस्म के पार्टिकल्स है, तो उस मैटर को आप बोलोगे वो मैटर हमारा प्योर है। तो अगर कोई ऐसा मैटर है, ठीक है, जैसे ऐसा मैटर है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे पार्टिकल एक किस्म के ना हो, ठीक है, एक किस्म के पार्टिकल ना हो, कुछ पार्टिकल अलग किस्म के हो, कुछ अलग। आपको पता है ना कि जैसे मैं अगर ये मेरी जो शर्ट है, ये वाली टी शर्ट, इसके पार्टिकल देखूंगा वो अलग होंगे, इस मार्कर के पार्टिकल अलग होंगे, इस मार्कर के पार्टिकल अलग होंगे, मेरी बॉडी के पार्टिकल्स अलग होंगे। हर चीज़ के पार्टिकल अपने अपने होते हैं, अलग अलग किस्म के होते हैं। तो अगर उन तीनों चारों पार्टिकल को मैं मिक्स कर दूंगा तो फिर वो जो मिक्सचर बनेगा, मिक्स करके मिक्सचर बनेगा, वो तो इम्प्योर होगा ना। तो अगर मैं सिर्फ एक ही, सपोज सिर्फ मेरी ये शर्ट है, इसके सिर्फ ये मैं ब्लू वाले पार्टिकल देखूंगा, सिर्फ ब्लू वाले पार्टिकल, तो वो तो प्योर होंगे, वो तो प्योर होंगे। तो आप बोलोगे ये जो ब्लू है, ब्लू वाला पार्ट प्योर है। तो अगर मैं ब्लू प्लस ये व्हाइट दोनों मिला के देखूंगा तो ये इम्प्योर बन जाएगा। तो वही चीज़ होती है, आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो मैटर होता है वो हमारे पास, हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो हमेशा प्योर नहीं है, ठीक है, वो इम्प्योर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप देखो, जैसे मैं बोलूँ पानी है, पानी, तो आप देखो पानी है, जो पानी के बीच में सारे के सारे पार्टिकल कैसे होंगे? पानी के होंगे, तो इसका मतलब पानी प्योर है। तो अगर मैं बोलूँ पानी प्लस उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दो, तो आप बताओ वो इम्प्योर हो गया। पानी में नींबू डाल दिया तो आप उसमें नींबू के पार्टिकल्स भी हैं, पानी के भी पार्टिकल है, दोनों के पार्टिकल है, तो 2 किस्म के पार्टिकल है, तो इम्प्योर हो गया। तो अभी हम इतना देखने वाले हैं, देखो हम बोलेंगे कि हमारे पास मैटर कितने किस्म का होता है। एक तो प्योर होता है, ऐसा मैटर जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स एक जैसे हों, उसको प्योर बोलते हैं। और इम्प्योर मैटर भी होता है, ठीक है। और इम्प्योर मैटर को हम मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है, मिक्सचर, इसको हम मिक्सचर भी बोलते हैं। तो अभी बस मैंने आपको ये ऊपर ऊपर से समझाया कि क्या हमारे आसपास मैटर जो है वो प्योर है। तो आपको भी पता चल गया होगा कि कुछ मैटर तो हमारे आसपास प्योर है और कुछ इम्प्योर है, ठीक। तो अभी देखो मैं इसको साफ करता हूँ, तो सीधा चलते हैं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है, या फिर हम ऐसे ही लिख लेते हैं साफ करने के बगैर ही। तो आप पहले डेफिनेशन लिखो कि प्योर सब्सटेंस की, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। आपको भी पता चल गया ना प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो आप लिखो यहां डेफिनेशन, लिखो अ सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर। लिखो, यहां मैं लिख देता हूं, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर, ठीक है। एक सब्सटेंस को हम प्योर उस टाइम बोलते हैं इफ इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इफ इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली
वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेशन। तो आप बोलोगे अ सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर, एक सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस उस टाइम बोला जाता है। सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस का मतलब कोई भी मैटर, ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी मैटर, वो प्योर उस टाइम होता है इफ इट कंसिस्ट्स ऑफ, अगर वो बना हो सिर्फ एक ही किस्म के पार्टिकल से, सिर्फ एक ही किस्म के पार्टिकल्स हो, उसमें दो किस्म या तीन किस्म के पार्टिकल ना हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो अब देखो, आप ऐसा बोल सकते हो कि प्योर सब्सटेंस ऐसा होता है तो हमारे आसपास जो मैटर है, ठीक है, मैटर अराउंड अस, ठीक है, जो हमारे आसपास मैटर है इज, मैं एक मिनट एक लिख देता हूं एक बोर्ड, इज ऑफ टू टाइप्स, दो किस्म का हमारे आसपास टोटल मैटर होता है। ठीक है, एक किस्म होती है कौन सी? प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं? आपको बता दिया दूसरा मैटर कैसा होता है, इम्प्योर, इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक, इम्प्योर सब्सटेंसेस। और आपको पता है प्योर सब्सटेंस कैसे होते हैं, उसकी डेफिनेशन मैंने ये लिख दी है, आपको पता चल गया। और इम्प्योर सब्सटेंसेस कैसे होते हैं उसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन उसका दूसरा नाम लिख लो, इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर भी बोलते हैं, मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आप एक काम करो, अभी आपको मैं बता देता हूं यहां कि मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होती है। यहां आप लिख लो दूसरा, मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब कौन सा? इम्प्योर। तो अ मिक्सचर इज अ मटेरियल विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। तो क्या होता है? अ मिक्सचर इज अ मटेरियल, ठीक है, मिक्सचर एक ऐसा मटेरियल होता है विच कंटेन्स, ठीक है, विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, टू or more different types of particles। ठीक, तो ये हो गया हमारी मिक्सचर की डेफिनेशन। तो आपको अभी तक जो मैंने समझाया, आपको इतना समझ में आ गया कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। हमारे आसपास सारे सब्सटेंसेस प्योर नहीं है, कुछ प्योर हैं, कुछ इम्प्योर हैं। प्योर सब्सटेंसेस कैसे होते हैं? जिसमें सिर्फ एक ही किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सिर्फ एक ही किस्म के पार्टिकल से बने होते हैं, सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस का मतलब मैटर, तो उनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। और जिसमें अब मिक्सचर देखो, जिसमें दो या दो से ज्यादा किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं, और उन्हीं का दूसरा नाम होता है मिक्सचर। तो हम इम्प्योर सब्सटेंसेस के लिए इस पूरे चैप्टर में वर्ड मिक्सचर यूज करेंगे। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर इज अ मटेरियल विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब एक ऐसा मटेरियल होता है, मतलब एक ऐसा मैटर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा किस्म के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मिक्सचर की एग्जांपल आपको, मिक्सचर का मतलब वही मिक्सचर जो हम लेते हैं ना, नमकीन मिक्सचर, तो उसमें 3-4 चीजें मिक्स होती हैं, उसी को ही मिक्सचर बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। हमारे पास प्योर जो सब्सटेंसेस है ना, प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, तो इसकी हमारे पास टाइप्स होती हैं, बहुत सारी प्योर सब्सटेंसेस की भी टाइप्स होती हैं, इसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। और जो इम्प्योर सब्सटेंसेस जिनको मिक्सचर बोलते हैं, इसकी भी टाइप्स होती हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर की सारी टाइप्स वगैरह देख लेते हैं सब कुछ, और बाद में हम देखेंगे प्योर सब्सटेंसेस। तो बीच में आपको मैं पूरा एक क्लासीफाई करके चार्ट बना के दिखाऊंगा कि जो मैटर है उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन कैसी होती है। ठीक है, जब आपको ये पता चलेगा कि केमिकल वर्ड का मतलब क्या है, उस टाइम आपको मैं बताऊंगा केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो अभी आप बस इतना देख लो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना आप कर लो, आपके लिए बहुत है। ठीक है, इसी चैप्टर में आपको सब पता चल जाएगा कि फिजिकल का मतलब क्या है, केमिकल का मतलब क्या है, सब कुछ। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम मिक्सचर को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो मिक्सचर क्या होता है उसकी सारी डिटेल अभी हम देखने वाले हैं। इसको मैं साफ कर देता हूँ, आप इसको लिख लो एक बार। अभी आप देखो,
हम देखने वाले हैं मिक्सचर्स की सारी डिटेल, ठीक है। तो जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उसकी जो कुछ टाइप्स होती हैं, 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, वो हम इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। जैसा आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर दिया हुआ है उसी हिसाब से चलेंगे। तो टेक्स्ट बुक के ऊपर पहले जो है मिक्सचर्स के बारे में दिया हुआ है, तो पहले हम वही समझने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखो मुझे थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ रहा है पहले से, क्योंकि अगर मैं सब कुछ वीडियो में लिखूंगा तो थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा पॉज करके इसको लिख सकते हो, या फिर अभी आप पहले समझ लो, उसके बाद जैसा ये खत्म होगा, जैसे मैं बोलूँगा सॉल्व करूँ, तो उसके बाद उस टाइम आप लिख लोगे, तो उसके बाद आगे हम चलेंगे, ठीक है। तो आप देखो मिक्सचर तो आपको पता चल गया, यहाँ मैंने लिखा हुआ है मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर आपको पता चल गया। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें 2 डिफरेंट काइंड के पार्टिकल्स मिक्स हों, ठीक है, उनको बोलते हैं मिक्सचर्स। तो आप देखो यहाँ इसकी जो डेफिनेशन मैंने लिखी है वही जो मैंने पहले लिखी थी वही रिपीट की है। अ मिक्सचर इज अ मटेरियल, ठीक है। अ मिक्सचर इज अ मटेरियल मतलब मिक्सचर एक ऐसा मटेरियल होता है, ठीक है, विच कंटेन्स 2 or more डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स हों, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल को हम मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको एग्जांपल्स भी समझ में आने वाली हैं, ठीक, कि कौन कौन से होती हैं। अब देखो जो मिक्सचर है वो बनते कैसे, मिक्सचर बनते कैसे। देखो मिक्सचर बनाने का एक ऐसा तरीका है कि 2 चीज़ों को मिक्स कर दो, जैसे मर्जी मिक्स करो, ठीक है। चाहे देखो अगर मैं बोलूँ हमें मिक्सचर बनाना है किसका, सपोज हमें मिक्सचर बनाना है, ये एक हमारे पास बर्तन है, इसमें हमें मिक्सचर बनाना है किसका, सपोज मैं बोल दूँ अल्कोहल एंड वाटर का। अल्कोहल तो आपको पता ही है, अभी अल्कोहल एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको हम अपनी ज़ुबान में लोग जो है ज़्यादातर शराब के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अल्कोहल, ठीक है। होता तो ये केमिकल कंपाउंड है, ये एक फैमिली ऑफ कंपाउंड्स होता है। आपको अभी पता नहीं है कि कंपाउंड क्या होता है, आगे आपको पता चलेगा। ये केमिस्ट्री में यूज़ होने वाली एक चीज़ है। तो आप देखो सपोज जैसे मैं बोल दूँ आपको अल्कोहल और वाटर इसको मिक्स कर दो, मिक्स कर दिया, इसका मतलब मिक्सचर बना दिया। अब चाहे आप पानी में जितना मर्जी अल्कोहल डाल दो, यहाँ वाटर है तो इसमें आप क्या कर रहे हो, अल्कोहल डाल दो, ठीक। तो चाहे आपकी मर्जी है, चाहे आप 20 ग्राम अल्कोहल डालो 100 ग्राम पानी में, चाहे आप 100 ग्राम अल्कोहल डालो 100 ग्राम पानी में, चाहे आप 50 ग्राम अल्कोहल डालो 50 ग्राम पानी में, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी मिक्स करो। तो जैसे मिक्स करोगे तो मिक्सचर बन जाएगा, बस वही इम्प्योर सब्सटेंस है। आपको पता है जैसे अल्कोहल पानी में डालोगे तो जो पूरा ओवरऑल बनेगा वो मिक्सचर बनेगा किसका, अल्कोहल और वाटर का। तो उसमें अल्कोहल के पार्टिकल भी होंगे, वाटर के पार्टिकल भी होंगे, तो 2 डिफरेंट किस्म के पार्टिकल हो जाएंगे, तो मतलब मिक्सचर बन जाएगा। इसी तरह आप एग्जाम्पल ले सकते हो सॉल्ट और वाटर की, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट आपको पता है क्या होता है, नमक। तो आप अगर पानी में नमक डालो, चाहे आप 1 गिलास में 4 चम्मच नमक के डाल दो, चाहे 1 गिलास में 10 चम्मच नमक के डाल दो, तो बनेगा तो मिक्सचर ही, ठीक है। जितना मर्जी डालो, आपकी मर्जी, ठीक है। चाहे एक बड़ी बाल्टी होती है, जो बकेट होती है, उसमें आप 2 पैकेट नमक डाल दो, चाहे 1 पैकेट नमक डालो, तो बनेगा क्या, मिक्सचर ही बनेगा, मिक्स ही होंगे। तो बस ऐसा ही है और कुछ नहीं। तो आप देखो दूसरा पॉइंट जो लिखा है कि दीज आर ऑब्टेन्ड बाई मिक्सिंग 2 or more प्योर सब्सटेंसेस। मतलब ये जो मिक्सचर है ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं दीज आर ऑब्टेन्ड का मतलब होता है कैसे, हमें कैसे मिलते हैं, ठीक है। दीज आर ऑब्टेन्ड मतलब मिक्सचर कैसे मिलते हैं, हमें कैसे बनाए जाते हैं, बाई मिक्सिंग 2 or more मतलब 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है। ये लिखा है ना, बाई मिक्सिंग 2 or more प्योर सब्सटेंसेस, मतलब जो मिक्सचर होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करके। जैसे देखो यहाँ अगर हमने अल्कोहल मिक्स किया था और वाटर मिक्स किया था, तो अल्कोहल अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि अल्कोहल में सारे के सारे पार्टिकल्स किसके होंगे, अल्कोहल के ही होंगे। तो वाटर अपने आप में एक प्योर है, तो दोनों प्योर को मिक्स कर दिया तो मिक्सचर बन गया। तो आगे लिखा है, यहाँ लिखा है इन एनी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशो आपको मैं अभी समझाता हूँ क्या होता है। आप देखो ये लाइन आप एक बार अगर पूरी पढ़ो तो आपको क्या समझ में आता है, ये समझ में आएगा, These are obtained by mixing 2 or more pure substances in any proportion। मतलब जो मिक्सचर होते हैं वो कैसे बनते हैं, 2 प्योर सब्सटेंस को एनी प्रोपोर्शन का मतलब है किसी भी रेशो में मिक्स कर दो। वही जो मैंने आपको बता दिया, चाहे 20 ग्राम अल्कोहल या फिर 20 ग्राम साल्ट को 100 ग्राम पानी में डाल दो, या फिर 10 ग्राम साल्ट को 100 ग्राम पानी में डाल दो, या 5 ग्राम साल्ट को डाल दो, या 50 ग्राम साल्ट को 500 ग्राम पानी में डाल दो, आपकी मर्जी, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, मतलब रेशो। जितना मर्जी डाल दो उसको बोलते हैं एनी प्रोपोर्शन, ठीक। अगर ये हो यहाँ, अगर ये ऐसा हो फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, तो वो फिर अलग हो जाता है। फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब है
आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप 10 ग्राम में 100 ग्राम डालोगे या फिर मतलब 10 ग्राम नमक में 100 ग्राम पानी डालोगे। तो अगर फिक्स प्रोपोर्शन लिखा होता तो आपको एक फिक्स अमाउंट डालना पड़ता, मतलब एक फिक्स किस्म का डालना पड़ता। मतलब या आपको 10 ग्राम सॉल्ट जो है वो 100 ग्राम में डालना होता। इसको बोलते हैं फिक्स प्रोपोर्शन। और एनी प्रोपोर्शन का मतलब है जितना मर्जी मिक्स करो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये हो गया इस लाइन का मतलब। अब देखो यहाँ तीसरा पॉइंट है जो मिक्सचर्स में ये लिखा हुआ है, सब्सटेंसेस डू नॉट रिएक्ट केमिकली इन मिक्सचर्स। मतलब जैसे हम मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते, केमिकली रिएक्शन नहीं करते। इसका मतलब क्या हो गया, देखो मैं आपको बताऊं, केमिकली रिएक्ट का मतलब ऐसा होता है कि अगर सपोज हमारे पास एक सब्सटेंस ए है और उस सब्सटेंस ए को हम बी के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो अगर एक नया सब्सटेंस बन रहा है उसका नाम सी है, ठीक। जो प्रॉपर्टी इसकी है, ए की प्रॉपर्टी है और बी की प्रॉपर्टी है, इन दोनों की प्रॉपर्टी से ये इस सी की प्रॉपर्टी अगर बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब सी अगर कुछ नया बन रहा है, ठीक है, मतलब अगर हम दो चीज़ों को मिक्स करें, तीसरी चीज़ जो बने वो बिल्कुल नई बन जाए, इन दो चीज़ों जैसी ना रहे, तो उसको हम बोलते हैं कि ये केमिकली रिएक्ट हो गया। केमिकली रिएक्ट का मतलब होता है जुड़ना, मतलब ये केमिकली जुड़ गया, मतलब ऐसा जुड़ गया कि यहाँ जो तीसरी चीज़ बनी वो बिल्कुल अलग बन गई, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो जैसे आटा होता है, ठीक है, आटे के अंदर अगर आप पानी डालोगे तो क्या बन जाता है, एक और चीज़। देखो आटा एक चीज़ होती है आटा, दूसरी चीज़ होती है पानी। तो अगर पानी को उठा के आटे के अंदर डालोगे, थोड़ा सा मिक्स करोगे, तो अब वो क्या बन जाएगा, वो कुछ और ही बन जाएगा। क्या बन गया, वो गूंदा हुआ आटा बन जाता है कुछ अलग किस्म का, ठीक है, ऐसा बन जाता है, ठीक। तो उसको हम बोलेंगे कि वो कुछ अलग किस्म का बन गया। वही चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई ए सब्सटेंस है और बी सब्सटेंस है, अगर ये दोनों मिक्स होके कुछ ऐसा बनाते हैं जिसकी टेस्ट, जिसका स्मेल, जिसका सब कुछ इन दोनों से बिल्कुल अलग है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये केमिकली रिएक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि ए प्लस बी जुड़ के कुछ ऐसा बनाए, सपोज ए प्लस बी जुड़ के ए बी बनाए, मतलब ए प्लस बी का मतलब है एक सब्सटेंस ये, एक सब्सटेंस ये दोनों मिक्स जब हम करें तो ये कुछ ऐसा बनाए कि जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वही इसकी प्रॉपर्टीज़ हो। मतलब अगर इसका टेस्ट जो है सॉल्टी है तो इसका भी टेस्ट कैसा हो, सॉल्टी हो। अगर इसका कलर ब्लैक है तो इसका कलर भी कैसा हो, ब्लैक। मतलब जो प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं वही प्रॉपर्टीज़ इसकी हो, तो इसको बोलेंगे ये केमिकली रिएक्ट नहीं हुआ, ठीक है, ये केमिकली रिएक्ट नहीं हुआ। तो ये कैसा रिएक्ट हो गया, केमिकली। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर सपोज ये ब्लैक है, ये वाली चीज़ ब्लैक है, ये वाली चीज़ रेड है, तो आगे हो सकता है वाइट बने। तो अगर सपोज इन दोनों का कलर मीठा है, मतलब इसका मीठा है इसका खट्टा है, तो इसका कलर हो सकता है कुछ और बने, सॉरी कलर नहीं, टेस्ट अगर सपोज इसका मीठा है इसका खट्टा है तो इसका कुछ और टेस्ट बन सकता है, ठीक। तो आपको ये चीज़ें आगे समझ में आएंगी केमिकल और फिजिकल चेंजेस में। तो आप बस इतना समझो कि मिक्सचर जो होते हैं उसमें क्या लिखा है, सब्सटेंसेस डू नॉट रिएक्ट केमिकली इन मिक्सचर। मतलब मिक्सचर जब बनते हैं उसमें जो हम दो चीज़ें मिक्स करते हैं वो केमिकली मिक्स नहीं होती है। केमिकली का मतलब है कि वो ऐसी मिक्स नहीं होती है कि कुछ नया ही बना दे। मतलब अगर हम देखो, अगर हम पानी में नमक डालें तो हमें क्या मिलेगा, हमें सॉल्ट वाटर मिलेगा। अब देखो जो सॉल्ट वाटर होता है उसमें जब हम उसको पिएंगे तो हमें सॉल्ट का टेस्ट भी आएगा, वाटर का टेस्ट भी आएगा, दोनों टेस्ट आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर हम सॉल्ट और वाटर को मिक्स करें तो हमें कुछ और ही मिल जाए, मतलब कुछ और ही किस्म का टेस्ट आए, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर वैसा होता है तो उसको बोलते हैं कि वो केमिकली रिएक्ट हो गया। केमिकली रिएक्ट का मतलब है केमिकली जुड़ गया। वो आपको आगे केमिस्ट्री में समझ में आएगा। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मिक्सचर्स बनते, सब्सटेंसेस डू नॉट रिएक्ट केमिकली इन मिक्सचर। मतलब मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो केमिकली नहीं जुड़ते, ठीक है, सिर्फ ऊपर से मिक्स हो जाते हैं। उसके अंदर कोई उसकी स्ट्रक्चर में, उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस नहीं आती है, ठीक है, कुछ अलग सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक। तो अब देखो, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, बिल्कुल सिंपल करके आपको रखना है याद। आपको कोई ज़्यादा टेंशन, कोई ज़्यादा वैसा कुछ नहीं करना है, ठीक। तो आप देखो यहाँ ये जो पॉइंट है ये क्या लिखा है, द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। मतलब वो सब्सटेंसेस जो मिक्सचर में होते हैं उसको, उन सब्सटेंसेस को मिक्सचर के कंपोनेंट्स बोलते हैं या फिर उन सब्सटेंसेस को मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, ठीक है। वही लिखा है ना, द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। मतलब मिक्सचर के अंदर जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उन सब्सटेंसेस को मिक्सचर के कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं और मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ, सपोज मैंने क्या कर दिया, हमारे पास कोई चीज़ है ए, उसको मिक्स कर दिया बी, उसको मिक्स कर दिया सी के साथ, तो ये पूरा ओवरऑल मिला के क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया। तो आपसे कोई पूछे कि इस मिक्सचर में कितने कंपोनेंट्स हैं, तो आप बोलोगे इसमें कितने कंपोनेंट है, 1 2 3। तो वही लिखा है ना कि जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं मिक्सचर्स में
उनको उसके कंपोनेंट बोलते हैं, या फिर इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बोल सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे ये एक मिक्सचर है जिसमें A + B + C तीनों मिक्स कर दिए, 3 चीज़ें मिक्स कर दी हैं, तो इसमें कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो आप बोलोगे 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। या फिर कितने कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, तो आप ये बोलोगे कि ये होते हैं हमारे मिक्सचर। आपको मिक्सचर में इतना ही याद रखना है, इसकी डेफिनेशन में और कुछ आपको याद नहीं रखना, ठीक। तो अभी आप देखो, आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर, तो आप क्या करोगे? मिक्सचर की प्रॉपर्टीज आपसे कोई पूछ ले मिक्सचर की, आप देखो आपको पता है प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी का मतलब है क्या खासियत होती है। तो प्रॉपर्टीज में आप यही लिखोगे कि मिक्सचर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स से बना होता है। उसके बाद मिक्सचर में क्या होता है, किसी भी प्रोपोर्शन में जुड़ा होता है। उसके बाद उसमें केमिकल रिएक्ट नहीं होती है, मतलब केमिकली सब्सटेंसेस जो होते हैं वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते, मतलब केमिकली नहीं जुड़ते हैं, वो फिजिकली जुड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे कि उसमें जो ये मत लिखना आप प्रॉपर्टीज़ में, आपको मैं अभी बताऊंगा आगे सारी, जैसे पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्रॉपर्टीज़ में क्या लिखना है, ठीक। तो ऐसे आप ये भी लिख सकते हो प्रॉपर्टीज़ में, वो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। अभी देखो ये हमारा हो गया इतना थोड़ा सा मिक्सचर के बारे में। तो अभी एक पॉइंट आप और ऐड कर दो, इसी में एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, चलो आप ऐड करो, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, ठीक है। लाइक फिल्ट्रेशन, ठीक है, इवेपोरेशन, ठीक है। उसके बाद फिल्ट्रेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, या फिर हो गया आर मैग्नेट। तो ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, ये भी आप प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर में लिख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम अलग कर सकते हैं आसानी से, सिंपल फिजिकल मेथड्स यूज करके। फिजिकल मेथड्स कैसे होते हैं, जिनमें कोई केमिकल कंपाउंड, कोई जैसे हम बोलते हैं ना, कोई केमिकल यूज नहीं होता है, ठीक है। तो वो सिर्फ ऊपर से, जैसे मैं आपको बताऊं, देखो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कि फिजिकल और केमिकल क्या होता है, ये आपको पढ़ाया ही था मैंने पीछे वाले चैप्टर में। फिजिकल, ठीक है। तो आप देखो फिजिकल और केमिकल में थोड़ा सा आप जान लो कि फिजिकल ऐसे मेथड होते हैं जिसमें कोई केमिकल यूज ना हो। केमिकल क्या होता है, केमिकल अगर आप केमिस्ट्री लेबोरेटरी में देखोगे तो आपको उसमें लिखा हुआ मिलेगा, कहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कहीं सल्फ्यूरिक एसिड, कहीं कुछ, वो केमिकल्स होते हैं, ठीक है। वो चीज़ें यूज ना हो जिसमें ऐसे, उसको बोलते हैं फिजिकल, ठीक है। फिजिकल हो गया जो आसानी से हो जाए, आसानी से ऊपर से ही थोड़ा सा करो तो हो जाए, ठीक है। केमिकल जो होते हैं उनमें हमें कोई जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कोई फलाना ऐसे कंपाउंड कोई डालना पड़ता है, उसको बोलते हैं केमिकल। तो आप देखो यहाँ लिखा है कि जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है जो हमने 3 मिक्स किए ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट आसानी से अलग किए जा सकते हैं। कैसे अलग किए जा सकते हैं? सिंपल मेथड से, सिंपल फिजिकल मेथड यूज करके, ठीक है। जैसे देखो, जैसे फिजिकल मेथड, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने का मतलब होता है जैसे हम छाननी होती है ना, उसको छान सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। देखो फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि फिल्ट्रेशन में एक पेपर होता है जिसको बोलते हैं फिल्टर पेपर होता है, बाजार से मिलता है, ठीक है। उस फिल्टर वो छाननी का काम करता है। छाननी आपने देखी जैसे आटा छानते हैं, उसका काम करता है। उसके ऊपर हम यहाँ डालते हैं तो एक पार्ट यहाँ रह जाता है और दूसरा पार्ट यहाँ से नीचे आ जाता है, ठीक है, किसी बर्तन में नीचे आ जाता है। तो इसी तरह हम मिक्सचर को यहाँ से अलग कर सकते हैं आसानी से। दूसरा इवेपोरेशन, जो आपको पता है इवेपोरेशन क्या होता है, पिछले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि इवेपोरेशन में हम क्या करते हैं, पानी भाप बन जाता है। तो ये भी देखो ना, अगर आपको मैं समझाता हूँ कि अगर कोई मिक्सचर ऐसा है तो उसमें क्या करेंगे, उसको हम इवेपोरेशन से भी अलग कर सकते हैं। इवेपोरेशन जो है उसमें भाप बना सकते हैं, हम पानी को उड़ा सकते हैं। सपोज अगर कोई मिक्सचर है जहाँ पानी है, वाटर और साल्ट है, दोनों मिक्स है, तो हम क्या करेंगे, पानी की इवेपोरेशन करा देंगे और साल्ट उसमें बच जाएगा। ऐसे भी हम मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं। उसके बाद सब्लिमेशन आपको पता है, और मैग्नेट यूज़ करके भी हम
क्या कर सकते हैं, मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, सिंपल मेथड्स हैं। तो आप बोलोगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, मतलब जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है वो वाले कंपोनेंट जिनसे मिक्सचर बना हुआ है, अभी आपको बताया, तो उनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। कैसे, फिजिकल मेथड यूज करके, उसमें कोई केमिकल मेथड यूज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा मिक्सचर के बारे में। तो आपको अगर मैं अभी बोल दूं कि लिखो राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, तो आप क्या लिखोगे, एक तो उसमें आप डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक है, दूसरा आप लिख दोगे कि उसमें सब्सटेंसेस जो होते हैं केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं मिक्सचर में, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे कि मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सिंपल मेथड से अलग किए जा सकते हैं, ठीक है। आई समझ आपको। तो ये था हमारा मिक्सचर के बारे में। तो अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। तो टाइप ऑफ मिक्सचर लिखते हैं, इसको हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं, तो आप लिख लो इसको। तो अभी हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, मतलब मिक्सचर की कितनी टाइप्स होती हैं। तो आई होप आपको मिक्सचर जो है वो समझ में आया होगा, मिक्सचर के बारे में पता चला होगा, ठीक है। तो टाइप्स जो होती हैं मिक्सचर की वो होती हैं दो। तो पहली टाइप होती है हमारी, देखो यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, तो यहाँ मैंने लिखा है एक टाइप होती है होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, और दूसरी टाइप होती है उसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर ये बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कि होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं ये बताऊँगा जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखो यहाँ अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, इधर समझते हैं, इधर पहले हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं इसको। तो आप देखो अगर हम क्या करें, एक बर्तन ये ले लें और एक बर्तन ये ले लें, ठीक है। ये दो बर्तन हमने ले लिए, तो इन दोनों बर्तन में हम क्या करेंगे, मिक्सचर को समझेंगे, ठीक है। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस को डायरेक्ट समझ लेंगे। तो अगर आपको मिक्सचर समझ में आ गया तो आप बोलोगे हम मिक्सचर बना सकते हैं। सपोज इसमें आप डाल दो, यहाँ क्या डालोगे आप, यहाँ डाल दो इसमें वाटर, ये वाटर है, ठीक है। और इसमें भी यहाँ डाल दो आप वाटर। वाटर क्या होता है आपको पता है, वाटर होता है आपको पता है पानी, ये हो गया वाटर। अब आप देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें डाल रहा हूँ मैं क्या, पानी के साथ डाल रहा हूँ साल्ट, नमक, और इसमें मैं डाल रहा हूँ साथ में क्या, ऑयल, ठीक, ऑयल, ठीक है। आई समझ आपको। ऑयल क्या होता है आपको पता है, ऑयल का मतलब होता है तेल, तो वो मैं इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता है, आपने कभी अपनी लाइफ में जब पानी के बीच में ऑयल को डाल के देखा होगा, तो ऑयल जो होता है वो पानी के ऊपर ही तैरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पानी के ऊपर ही तैरना स्टार्ट हो जाता है, पानी के बीच में नहीं जाता है। ऑयल आपको अलग से पानी के ऊपर दिखता है, ठीक। उसके बाद अगर आपने कभी पानी के बीच में नमक डाला होगा, तो नमक डालने के बाद पानी और नमक दोनों मिल के कैसे दिखते हैं, पूरे का पूरा पानी दिखता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि पूरे का पूरा पानी है। आप चाहे पानी के बीच में नमक डाल दो, उसको मिक्स कर दो, उसके बाद आपको लगता है पूरा पानी है, नमक नहीं दिखता है, ठीक है। पूरा कैसा दिखता है, पूरा पानी। तो अब आप देखो पानी क्या होता है, लिक्विड, ठीक है। तो पूरे का पूरा एक ही लिक्विड दिखता है, ठीक है। तो अगर आप पानी के बीच में तेल डालते हो तो आपको तेल अलग से दिखता है, पानी अलग से दिखता है, इतना आपको पता है। अब आप देखो ऐसे मिक्सचर, ठीक है, ऐसे मिक्सचर जिसमें क्या हो, जो ये वाली कंडीशन को फॉलो करे, मतलब जिसमें ओवरऑल पूरे का पूरा मिक्स करने के बाद पूरे का पूरा एक ही हो जाए, एक ही फेज बन जाए। फेज का मतलब है या तो पूरे का पूरा लिक्विड बन जाए, मतलब कोई बाउंड्री ना दिखे, कोई अलग अलग ना दिखे, पूरा एक ही जैसा दिखे, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। देखो जैसे साल्ट डाला पानी में, तो ये कैसा मिक्सचर बनाएगा, होमोजीनियस, ठीक है। क्योंकि इसमें ओवरऑल पूरा कैसा दिखेगा, ओवरऑल पूरे का पूरा वाटर टाइप ही दिखेगा, कोई अलग से बाउंड्री नहीं दिखेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक मिक्सचर यहाँ पड़ा हुआ है दूसरा नीचे पड़ा हुआ है, ऐसा अलग अलग नहीं दिखेगा, सिर्फ एक ही दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स, ठीक है। और दूसरे किस्म का जो मिक्सचर होता है जिसमें हम जैसे पानी के बीच में हमने तेल डाल दिया, ठीक है, पानी के बीच में तेल डाल दिया, तो क्या होगा आपको पता है, तेल ऐसे ऊपर एक लेयर बना लेगा। तो इस मिक्सचर के अंदर आपको बाउंड्री दिख रही है, मतलब एक तेल की बाउंड्री दिख रही है ये, ठीक है। तो ये वाला मिक्सचर जो है इसमें ओवरऑल आपको कितनी चीज़ें दिख रही हैं। देखो एक तो आपको यहाँ पानी दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, और दूसरा यहाँ आपको ऑयल दिख रहा है, दोनों की बाउंड्रीज दिख रही हैं। तो ऐसे जो मिक्सचर होते हैं जिनमें दो चीज़ें दिखती हैं, एक नहीं दिखती है, दो दिखती है या फिर तीन दिखती हैं, ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस, ठीक है। तो आप देखो होमो का मतलब ही यही होता है, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और जीनियस का मतलब होता है कंपोजिशन। और कंपोजिशन क्या होता है,
बना हुआ, जिससे बना हुआ होता है ना कोई चीज़ जिससे बनी हुई है, उसको उसकी कंपोजिशन बोलते हैं। तो होमो का मतलब होता है सेम कंपोजिशन, और हिट्रोजीनियस का मतलब होता है, हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। हिट्रो का मतलब भी डिफरेंट होता है और जीनिस का मतलब होता है कंपोजिशन। तो आपको समझ में आज आ गया होगा कि होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें ओवरऑल जो कंपोजिशन होती है एक ही किस्म की होती है, और हिट्रोजीनियस ऐसे होते हैं जिनमें जो कंपोजिशन होती है वो कैसी होती है, दो या दो से ज़्यादा दिखती है हमें। जैसे आपसे मैं बोल दूँ कि आप क्या करो, शुगर मिक्स कर दो। शुगर होती है चीनी प्लस सेंड के साथ, सेंड होती है रेत, ठीक। तो शुगर और रेत को आप मिक्स कर रहे हो, तो आपको ऐसा तो नहीं ना होगा कि शुगर पूरी की पूरी रेत में मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। रेत अलग से दिखेगी, शुगर अलग से दिखेगी। जितना मर्जी आप मिक्स कर लो, रेत अलग दिखने वाली है, शुगर अलग दिखने वाली है। तो आप बोलोगे इसमें दो बाउंड्रीज दिखेंगी, मतलब दो सब्सटेंसेस आपको दिखेंगे, एक शुगर दिखेगी, रेत। तो ये कैसा मिक्सचर बनेगा, ये हिट्रोजीनियस बनेगा, ठीक। ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। इसी तरह अगर आप देखो, मैं बोल दूं आपको कि जो हमारी मिट्टी होती है ना, मिट्टी, उसको पानी में डाल दो, तो आप देखो मिट्टी वाला जो पानी होता है उसमें पानी तो अलग से दिखता है, मिट्टी अलग से नीचे बैठी हुई हो जाती है या बीच में घूम रही होती है। तो भी कैसा मिक्सचर है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद आप होमोजीनियस की एग्जांपल ले सकते हो। जैसे चीनी होती है, चीनी को पानी में मिक्स कर दो तो आपको ओवरऑल पूरा एक जैसा ही दिखेगा, तो उसको बोलते हैं कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस। तो अभी देखो हम जब हमने डेफिनेशन लिखी थी ये हम पढ़ेंगे। तो आपको पहले याद रखना है कि होमो का मतलब सेम होता है, हिट्रो का मतलब डिफरेंट होता है। तो जिसकी ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन पूरी की पूरी सेम होगी तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस, और ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन कैसी होगी, डिफरेंट होगी, उसको हम बोलेंगे हिट्रोजीनियस। तो आप देखो यहाँ वही मैंने लिखा है, अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस, मतलब एक होमोजीनियस मिक्सचर को हम तब बोलते हैं, एक मिक्सचर को हम होमोजीनियस तब बोलते हैं इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, अगर सारे के सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं उस मिक्सचर के वो यूनिफॉर्मली मिक्स है। यूनिफॉर्मली का मतलब बिल्कुल एक जैसे मिक्स हुए हैं, ठीक है। एंड देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, मतलब उनमें कोई बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन नहीं है। बाउंड्री का मतलब होता है ऐसे कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सेपरेशन का मतलब होता है अलग अलग, मतलब यहाँ लिखा है देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, मतलब उनके बीच में कोई अलग अलग होने की कोई बाउंड्री नहीं है। मतलब जैसे तेल और पानी में मिक्स करते हैं ना, तेल को पानी में, तो तेल की अपनी अलग से लेयर होती है और पानी की अलग से लेयर होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता होमोजीनियस में, ठीक है। तो वही लिखा है देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब होता है अलग अलग कोई बाउंड्री उसमें नहीं होती, किसके बीच में, जो मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं होती है, ठीक। उसको बोलते हैं क्या, होमोजेनियस मिक्सचर। तो आप देखो इस होमोजेनियस मिक्सचर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, होमोजेनियस मिक्सचर हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। तो यहाँ लिखा है होमोजेनियस मिक्सचर हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर एक ही जैसी कंपोजिशन होती है, मतलब कहीं आपको कुछ अलग चीज़ नहीं दिखने वाली। जैसे पानी और तेल को मिक्स करो तो एक अलग दूसरा अलग दिखता है, ऐसा कुछ नहीं होता, पूरे की पूरी कंपोजिशन एक जैसी होती है पूरे मिक्सचर में। अब आप देखो इसकी एग्जांपल्स। तो एग्जांपल में आप बोलोगे जैसे अ मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, जैसे शुगर या फिर सॉल्ट भी लिख सकते हो। सॉल्ट और शुगर का जो मिक्सचर होता है पानी के साथ वो कैसा होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। उसके बाद है अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल इन वाटर। एल्कोहल आपको मैंने बताया था, एल्कोहल को जब हम पानी में मिक्स कर देते हैं तब भी एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। तो ये होती हैं दो एग्जांपल्स किसकी, होमोजेनियस मिक्सचर की। अब देखो हिट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। हिट्रोजेनियस मिक्सचर जो होते हैं वो होते हैं, यहाँ देखो लिखा हुआ है अ मिक्सचर इज सेड टू बी हिट्रोजेनियस, उसके डायरेक्ट अपोजिट है। एक मिक्सचर को हम हिट्रोजेनियस उस टाइम बोलते हैं इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, अगर सारे के सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते। यूनिफॉर्मली का मतलब हो गया एक जैसे मिक्स नहीं होते। एंड देयर आर बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, उनके बीच में बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन होती हैं, मतलब अलग अलग बाउंड्रीज होती हैं। जैसे आपको बता दिया है, जैसे पानी के बीच में तेल मिक्स कर दो, पानी की अलग बाउंड्री, तेल की अलग बाउंड्री, आप आज मिक्स करके भी देख सकते हो, ठीक। तो ये इसमें क्या होता है, बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन होती है, मतलब अलग अलग चीज़ों की अलग अलग बाउंड्रीज होती है। जैसे देखो, जैसे शुगर और सेंड को मिक्स कर दो तो इसकी अपना पार्ट होगा, इसकी अपनी बाउंड्री होगी सेंड की, और शुगर की अपनी होगी। तो इसको बोलते हैं हम हिट्रोजेनियस मिक्सचर। अब देखो इसको डायरेक्ट ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, हाइड्रोजेनियस मिक्सचर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब पूरे के पूरे मिक्सचर में, पूरा का पूरा जो हमारा मिक्सचर है उस पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, किसकी,
हिट्रोजेनियस मिक्सचर की जो कंपोजिशन है पूरे की पूरी यूनिफॉर्म नहीं होती, मतलब एक जैसी कंपोजिशन नहीं होती, कहीं अलग होती है कहीं अलग होती है, ठीक। उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, उसको बोलते हैं हिट्रोजेनियस मिक्सचर। अब देखो इसकी एग्जांपल्स। अब मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, आपको बता दिया शुगर और रेत का अगर मिक्सचर हम बना लें तो वो कैसा होता है, हिट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। इसी तरह देखो अब मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर, तेल का जो मिक्सचर होता है पानी में वो भी कैसा होता है, हिट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। और अब मिक्सचर ऑफ मड इन वाटर, मड होता है मिट्टी, मिट्टी का जो मिक्सचर होता है पानी के साथ वो भी कैसा मिक्सचर होता है, हिट्रोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ तक ही हमें मिक्सचर के बारे में पढ़ना था। आई होप आपको मिक्सचर के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा कि मिक्सचर क्या होता है और प्योर सब्सटेंस क्या होता है, और मिक्सचर का दूसरा नाम क्या होता है, मिक्सचर का दूसरा नाम होता है इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। मिक्सचर में क्या क्या होता है, दो तीन चीजें मिक्स होती हैं, डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। मिक्सचर जो होता है उसमें जो सब्सटेंस हम मिक्स करते हैं वो केमिकली नहीं जुड़ते हैं, मतलब केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, फिजिकली जुड़ते हैं, ठीक है। और मिक्सचर के जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, ठीक। आई समझ आपको। तो यहाँ तक हमारा मिक्सचर था, और मिक्सचर की टाइप्स भी मैंने आपको बता दी, एक होती है होमोजेनियस, एक होती है हिट्रोजेनियस। तो इतना आपको समझ में अभी तक आ गया होगा। अभी हम इसको साफ करते हैं, आगे चलते हैं हम, और हम पढ़ने जा रहे हैं अभी सोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको आप लिख लो एक बार। कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर आती है तो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, तो वहां जाके आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक। अभी देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है व्हाट इज अ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन क्या होता है। तो आप देखो, आपको ऐसे नाम सुनकर क्या लग रहा है, नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि सोल्यूशन का मतलब है कि जिसमें जैसे हम बोलते हैं सोल्यूशन बना दो, सोल्यूशन बना दो मतलब दो तीन चीज़ें मिक्स कर दो तो सोल्यूशन बन जाता है। आपको नाम सुन के ये लग रहा होगा। तो अभी देखो हमारा जो सिलेबस है, हमारी जो टेक्स्ट बुक है, उसके ऊपर हमारा ये टॉपिक है, तो जिसको हम बोलते हैं व्हाट इज़ अ सोल्यूशन, वो हमको इसी चैप्टर में स्टडी करना है। तो आप देखो यहाँ मैंने पहले यहाँ कुछ ना कुछ पार्ट इसका लिख दिया है, तो फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक बार लिख दूं तो फिर ऐसे ऐसे करके लिखता जाऊं तो फिर बहुत लेंथी वीडियो बन जाती है, ठीक। तो आप देखो यहाँ, पहले आप देखो यहाँ ये क्या लिखा है, अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो आपसे कोई बोल दे सोल्यूशन क्या होता है, तो आप देखो सोल्यूशन एक किस्म का, सोल्यूशन जो होता है ना वो एक किस्म का मिक्सचर ही होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप देखो क्या होता है कि A solution is a homogeneous mixture of two or more substances, मतलब solution क्या होता है, एक homogeneous mixture होता है, किसका, दो या दो से ज़्यादा substances का homogeneous mixture होता है। आपको पता है, अभी मैंने बताया आपको homogeneous mixture कैसा mixture होता है, ऐसा mixture जिसकी composition एक जैसी होती है, उस mixture को बोलते हैं homogeneous mixture। और solution क्या है, solution भी एक किस्म का homogeneous mixture है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो आप क्या बोलोगे, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, ठीक है। मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं तो वो सोल्यूशन बनता है। अगर वो होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है, देखो ना, मिक्स करेंगे तो दो किस्म की मिक्सचर होती है, आपको पता है, एक तो हिट्रोजेनियस होता है, एक होमोजेनियस। तो अगर मिक्स करने के बाद होमोजेनियस बन रहा है तो उसको हम सोल्यूशन बोल देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं। होमोजेनियस मिक्सचर का नाम ही दूसरा सोल्यूशन है, ये आप बोल सकते हो, ठीक। तो आप देखो इसमें एग्जाम्पल क्या आ सकती है सोल्यूशन की। जैसे मैं आपको बोलूं पानी में आप नमक मिक्स कर दो तो क्या वो सोल्यूशन बनेगा, पानी में नमक मिक्स करोगे तो सोल्यूशन बनेगा। तो आप बोलोगे जब हम पानी में नमक मिक्स करेंगे तो ओवरऑल पूरे का पूरा जो मिक्सचर होगा वो कैसा बनेगा, होमोजेनियस, मतलब उसकी कंपोजिशन कैसी होगी, एक जैसी, मतलब उसमें सब पूरे का पूरा हमें ऐसा ही दिखेगा, कोई बाउंड्री नहीं होगी, सारे का सारा लिक्विड दिखने वाला है। तो आप बोलोगे अगर हम साल्ट को पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो एक किस्म का सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक। इसी तरह आप बोल सकते हो जब हम चीनी को पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो भी एक किस्म का सोल्यूशन बन जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो जहां जहां होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा तो आप उसको सोल्यूशन ही बोलोगे, ठीक। तो आप देखो यहाँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि सोल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का, मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं और क्या बनाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। तो अब देखो एग्जाम्पल में यहाँ आप देखो मैंने लिखा है लेमोनेड। लेमोनेड क्या होता है, लेमोनेड कुछ नहीं, लेमन वाटर जो होता है जिसको नींबू पानी बोलते हैं वैसा कुछ समझ लो। तो लेमोनेड जो होता है ये होता है सोल्यूशन ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस इन वाटर। अगर हम क्या करें, पानी के बीच में, वाटर के बीच में शुगर डाल दें, सॉल्ट भी डाल दें और लेमन जूस भी डाल दें, नींबू का जूस डाल दें, वो सारा मिक्स होकर जो बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लेमोनेड। और लेमोनेड भी एक सोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद देखो कोल्ड ड्रिंक जो होती है हमारी, कोल्ड ड्रिंक वो भी क्या एक सोल्यूशन है, ठीक। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसमें पानी भी होता है, उसमें
क्या होता है, चीनी भी होती है, उसमें कोई गैस भी डिजॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी डिजॉल्व होती है। तो आपको पता है जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें हमें दिखता कैसा है, दिखता पूरा एक ही जैसा है, उसमें हमें चीनी अलग नहीं दिखती, गैस अलग नहीं दिखती, सिर्फ पूरे का पूरा एक जैसा दिखता है। तो वो भी क्या होता है, एक किस्म का सोल्यूशन होता है। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है कि कोल्ड ड्रिंक में क्या है, एक किस्म का सोल्यूशन होता है। ठीक, समझ में आया आपको। अब देखो यहाँ मैंने लिखा है इन सोल्यूशंस देयर इज होमोजीनिटी एट द पार्टिकल लेवल। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें पार्टिकल लेवल के ऊपर होमोजीनिटी होती है। मतलब अगर उन सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन को माइक्रोस्कोप के नीचे हम देखें तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, वो पार्टिकल जो होते हैं सॉल्यूशन के अंदर उनमें होमोजीनिटी होती है। होमोजीनिटी का मतलब है, देखो यहाँ लिखा हुआ है आगे, होमोजीनिटी मीन्स पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट। मतलब हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है फैले हुए। तो आप बोलोगे सॉल्यूशन के बीच में, सपोज हमारे पास अगर एक बर्तन है इतना सा छोटा सा, इसके बीच में हमने एक सॉल्यूशन डाला है, तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो हर जगह एक जैसे होते हैं, होमोजीनिटी होती है पार्टिकल्स में। चाहे आप 2 चीज़ें मिक्स कर रहे हो, 3 चीज़ें मिक्स कर रहे हो, 4 मिक्स कर रहे हो, मिक्स करके सोल्यूशन बना रहे हो, मतलब मिक्सचर बना रहे हो। कौन सा मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, उसी को ही सोल्यूशन बोलते हैं। तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल में क्या होती है, होमोजीनिटी होती है। GENEITY, होमोजीनिटी कहाँ से निकला है, होमोजीनियस से। होमोजीनिटी का मतलब है कि हर जगह पार्टिकल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि अगर आप क्या करो, सॉल्यूशन के पार्टिकल है अगर आपके पास, तो चाहे आप यहाँ से पार्टिकल उठाओ, चाहे यहाँ से उठाओ, चाहे यहाँ से उठाओ, हर जगह एक ही जैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, एक ही जैसे दिखते हैं। तो आप देखो यहाँ मैंने लिखा है कि होमोजेनिटी मीन्स पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट, कि पूरे सॉल्यूशन के अंदर एक ही तरीके से पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यही रीज़न होता है कि अगर हमारे पास इतनी बड़ी बाल्टी है, इतनी बड़ी बाल्टी अगर हम ले लें लेमन जूस की, ठीक, आप चाहे यहाँ से लेमन जूस उठा के चखो, चाहे यहाँ से उठा के चखो, चाहे यहाँ से उठा के चखो, तो सारे का सारा लेमन जूस एक ही जैसा टेस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, सारे का सारा लेमन जूस एक ही जैसा टेस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर होमोजेनिटी है। मतलब पार्टिकल जो है, जैसे पार्टिकल इस जगह प्रेजेंट है ऐसे ही पार्टिकल इस जगह प्रेजेंट है, वैसे ही इस जगह, वैसे ही इस जगह। पूरे सॉल्यूशन के अंदर एक ही किस्म के नहीं, मतलब एक ही तरीके से पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, मतलब फैले हुए हैं। ठीक है, तो वही यहाँ मैंने लिखा है कि होमोजेनिटी मीन्स पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट। थ्रूआउट का मतलब है पूरे सॉल्यूशन में। एक सॉल्यूशन के अंदर क्या होती है, पार्टिकल लेवल के ऊपर, मतलब अगर हम पार्टिकल लेवल के ऊपर जाएं तो क्या होती है, होमोजेनिटी होती है। ठीक, एग्जांपल में आप देखो, जैसे एग्जांपल में लिखा है लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रूआउट। जैसे लेमोनेड हम पीते हैं ना, जैसे नींबू का पानी जो हम बना के पीते हैं, वो जहाँ से मर्जी, एक बाल्टी के अंदर से जहाँ से मर्जी नींबू को पकड़ के आप मुंह में डालो तो वो सेम ही टेस्ट करेगा। इसका मतलब क्या होता है, सोल्यूशन में पार्टिकल लेवल पे होमोजेनिटी होती है। ठीक, अच्छा, अब देखो जब हम बोलते हैं वर्ड सॉल्यूशन तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है, क्या चीज़ आती है कि जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है। वर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं तो हमें लगता है कि सॉल्यूशन में क्या होगा, पानी के बीच में कुछ मिक्स किया होगा, हमें ये लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूशन के अंदर क्या हो कि पानी के बीच में गैस डिजॉल्व की हो। ऐसा भी हो सकता है, देखो पानी लिक्विड होता है ना, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं लिक्विड के बीच में गैस डिजॉल्व की हो, या फिर पानी के बीच में सॉलिड डिजॉल्व किया हो, या फिर एक लिक्विड के बीच में दूसरा लिक्विड डिजॉल्व किया हो। जैसे देखो एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। देखो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जैसे पानी के बीच में पानी भी डिजॉल्व किया हो सकता है। पानी के बीच में पानी का मतलब है लिक्विड के बीच में लिक्विड। जैसे पानी ले लो, साथ में अल्कोहल ले लो, तो उन दोनों को मिक्स कर दो, वो भी सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ लिक्विड इन लिक्विड है। ऐसा भी हो सकता है कि पानी के बीच में, मतलब लिक्विड के बीच में सॉलिड डिजॉल्व किया हो। इसकी एग्जांपल आ गई, जैसे आपको पता है इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, पानी के बीच में सॉलिड डिजॉल्व, पानी ले लो, बीच में उसमें शुगर डिजॉल्व कर दो। अब देखो शुगर जो चीनी होती है वो सॉलिड होती है, तो सॉलिड उसमें डिजॉल्व किया, वैसा भी हो सकता है। अब देखो पानी के बीच में गैस भी डिजॉल्व कर सकते हैं हम। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, उसको खोलते हैं तो बीच में से गैस निकलती है, तो वो गैस उस पानी में डिजॉल्व की होती है, तो वो भी एक किस्म का सोल्यूशन होता है। तो इसी तरह सॉलिड के सोल्यूशन भी होते हैं, जिसमें सॉलिड के बीच में सॉलिड डिजॉल्व किया होता है, वो भी सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, लिक्विड के बीच में लिक्विड डिजॉल्व किया होता है, वो भी होते हैं। ठीक है, गैस के बीच में गैस डिजॉल्व की होती है, वो भी होते हैं। तो बहुत किस्म के सोल्यूशन हमारे होते हैं। तो आप देखो यहाँ लिखा है यूजुअली, ये वही लिखा है जो मैंने बोला है। यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर अ सॉलिड लिक्विड और अ गैस डिजॉल्व इन इट। मतलब यूजुअली, मतलब ज़्यादातर हम लोग ये सोचते हैं कि सॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें लिक्विड जो होता है
वो एक लिक्विड होता है और लिक्विड के बीच में सॉलिड डिजॉल्व होता है, लिक्विड डिजॉल्व होता है या फिर गैस डिजॉल्व होता है। मतलब एक लिक्विड के अंदर हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं, अगर आप इस पॉइंट को पढ़ोगे आपको थोड़ी सी समझ में इंग्लिश आती है तो आप देखोगे इसमें लिखा हुआ है कि हम ये सोचते हैं ज़्यादातर कि सोल्यूशन ऐसी चीज़ होती है जिसमें लिक्विड के अंदर सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस डिजॉल्व होता है, हम सोल्यूशन उसको बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ वही लिखा है बट वी कैन हैव, हमारे पास क्या क्या हो सकता है, हमारे पास सॉलिड सोल्यूशन भी हो सकते हैं। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन में एग्जांपल आती है एलाइज। एलाइज क्या होते हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, मतलब जिसमें सॉलिड को सॉलिड में ही डिसॉल्व किया जाता है। हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं जिसमें लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकते हैं जिसमें क्या होता है, गैस को गैस के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। मतलब गैसेज को मिक्स करके भी सोल्यूशन बनाया जा सकता है, लिक्विड को मिक्स करके भी बनाया जा सकता है, सॉलिड्स को मिक्स करके भी सोल्यूशन बनाया जा सकता है। ठीक, आई समझ आपको? इतनी समझ आई? तो आप क्या बोलोगे, हमारे पास कैसे कैसे सोल्यूशन हो सकते हैं, सॉलिड सोल्यूशन भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड में क्या होता है कि जो दोनों चीजें मिक्स हम करते हैं दोनों सॉलिड होती हैं। लिक्विड में क्या होता है, दोनों चीजें जो मिक्स करते हैं दोनों लिक्विड होती हैं। गैसेज में क्या होता है, जो दोनों चीजें मिक्स करते हैं वो दोनों गैसेज होती हैं। ठीक है, या फिर तीन भी मिक्स कर सकते हैं। आई समझ आपको? ठीक है, तो ये इतना था थोड़ा सा। अभी देखो आगे क्या लिखा है। देखो यहां लिखा है, ये जो पॉइंट है यहां लिखा है कि अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्वेंट एंड वन और मोर सोल्यूट। मतलब जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होती है, उसमें दो चीजें होती हैं, दो कंपोनेंट होते हैं उसके। एक होता है उसमें सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ मतलब सॉल्यूशन किसका बना होता है, एक सॉल्वेंट का बना होता है और एक या एक से ज्यादा सोल्यूट का बना होता है। मतलब सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, सॉल्यूशन में एक तो सॉल्वेंट होता है और क्या हो सकता है, और क्या होता है, सोल्यूट होता है। अब देखो सॉल्वेंट एक ही होता है, किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक ही होता है और वन और मोर सोल्यूट, सोल्यूट जो होते हैं एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। अब आप देखो सॉल्वेंट होता क्या है और सोल्यूट होता क्या है, वो आपको समझ में जैसे आएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि सॉल्यूशन में क्या क्या होता है। तो आप देखो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ की, सॉल्यूशन किस चीज का बना होता है। आप बोलोगे सॉल्यूशन किसका बना होता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट का। अब देखो सॉल्वेंट क्या होता है, यहाँ देखो लिखा हुआ है द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर जो लार्जर अमाउंट में कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। वही लिखा है देखो, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। कंपोनेंट तो आपको पता है ना क्या होता है, मिक्सचर्स में मैंने आपको बताया था, जिन चीजों से सॉल्यूशन बना हुआ है उसको कंपोनेंट उसके बोलते हैं। ठीक है, वो आपको बताया था। देखो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, जो ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, तो उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। और दूसरा लिखा है द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट बोलते हैं। जैसे देखो अगर मैं बोलूं पानी है, जो ये हमने वाटर रखा हुआ है यहाँ 100 ग्राम पानी है यहाँ, देखो 100 ग्राम पानी है, इसमें आप 5 ग्राम नमक मिक्स कर दो, 5 ग्राम साल्ट डाल दो 100 ग्राम पानी में, तो आपको पता है इसमें पानी में नमक आप डालोगे तो क्या सोल्यूशन बनेगा, तो आप बोलोगे बनेगा। अब देखो इस सोल्यूशन के कितने कंपोनेंट हैं, आप बोलोगे दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट कौन सा है, सॉल्ट, दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, वाटर। तो आप देखो ज्यादा क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। वाटर कितना है 100 ग्राम और सॉल्ट कितना है 5 ग्राम। जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो वाटर है, तो इसका मतलब वाटर क्या है, यहाँ सॉल्वेंट है। ठीक, और जो सॉल्ट है वो क्या है, यहाँ सोल्यूट है। तो आप यही बोलोगे कि वो कंपोनेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे सोल्यूट। और इसकी एक और भी डेफिनेशन होती है, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वो कंपोनेंट जो, देखो ये जो वाटर है ना, वाटर यहाँ आप मुझे बताओ, ये जो हमारा सोल्यूशन अभी हमने ये देखा था, इसमें कौन घुलेगा और कौन घुलेगा। देखो इसमें पानी क्या करेगा, पानी नमक को अपने अंदर घोल लेगा। ठीक है, तो आप देखो घोलने वाला कौन है, जो घोलने वाला है वो कौन है, वो पानी है। पानी क्या कर रहा है, घोल रहा है, किसको घोल रहा है, नमक को। तो आप देखो आप ऐसा भी बोल सकते हो, जो दूसरे को अपने अंदर घोल लेता है ना उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो घुल जाता है बीच में उसको सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ घोलने वाला कौन है, पानी, और घुलने वाला कौन है, सॉल्ट। तो इसलिए हम ऐसा भी इसको डिफाइन करते हैं कि जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम क्वांटिटी में होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, जो दूसरे को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो डिसॉल्व हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। तो ये होता है हमारा सॉल्यूशन के कंपोनेंट। तो आपसे कोई पूछ ले
कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंट और व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूट, तो आप बोलोगे सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं उनमें आता है एक तो सॉल्वेंट होता है, बाकी सॉल्यूट होते हैं। सॉल्यूट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक होता है। जैसे देखो अगर इसी में हम देखो, आपने कभी कभी ऐसा पानी पिया होगा जिसमें हम चीनी भी डाल देते हैं, साथ में नमक भी डाल देते हैं, दोनों डाल के, चीनी प्लस नमक दोनों डाल के पानी बनाते हैं। तो आप देखो वो जो पानी होता है ना, ठीक है, वो पानी क्या है, सॉल्वेंट है। उसमें चीनी क्या है, एक सॉल्यूट, नमक क्या है, 2 सॉल्यूट। तो मतलब ये पूरा मिलके क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया, इसमें 2 सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। ठीक, तो इसी तरह अगर आप क्या करो, पानी ले लो, उसके बीच में नमक भी डाल दो, बीच में चीनी भी डाल दो और बीच में आप डाल दो लेमन जूस, ठीक है, नींबू का पानी। तो आप देखो पानी ले लिया, वो सबसे ज्यादा लोगे आप, तो वो क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, नमक एक सॉल्यूट, चीनी दूसरा सॉल्यूट और लेमन जूस जो है वो तीसरा सॉल्यूट। तो मतलब इसमें 3 सॉल्यूट हो गए, एक सॉल्वेंट हो गया। तो आप बोलोगे सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, एक या एक से ज्यादा सॉल्यूट हो सकते हैं। तो ये होता है हमारा सॉल्यूशन। अब देखो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट होते हैं उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो आप एक लाइन यहां ऐड कर लो, मैं यहां लिख देता हूं लाइन, आप इसके नीचे ऐड कर दो। देखो, अ सॉल्यूशन विच कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 2 कंपोनेंट्स, अ सॉल्यूशन which consists of only 2 components, ठीक है, is called binary solution, binary solution। ठीक, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी का मतलब ही 2 होता है। तो वही लिखा है ना, सॉल्यूशन विच कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 2 कंपोनेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट होते हैं। 2 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ये आप लिख लो, ठीक है। अब देखो इतना आपको समझ में आ गया। तो अभी हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्यूशन की। तो इसको मैं अभी साफ कर दूंगा, आप इसको लिख लो अच्छे से। अगर लिखना नहीं चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी आप देखो, हम अभी देखने वाले हैं क्या, सॉल्यूशन की एग्जांपल्स। तो आप देखो सॉल्यूशन के बारे में तो आपको पता चल ही गया कि सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, बस और कुछ नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस उसमें मिक्स होते हैं। तो यहाँ देखो ये क्या लिखा है, एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में पहली एग्जाम्पल आप देखोगे कि कैसे कैसे सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं। हमने देखे कि ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जैसे सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, गैस सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है सॉल्यूशन में क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट, ठीक है। तो आप देखो पहली एग्जाम्पल में हमने देखा है कि हमने देखा था, पहले वहाँ लिखा था हमने एक वर्ड अलाई हमने देखा था, जैसे सॉलिड सॉल्यूशन जो होते हैं उसकी एग्जाम्पल होती है अलाई, ठीक है। तो आप यहाँ देखो क्या लिखा है, एन अलाई इज अ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। मतलब एक अलाई क्या होता है, अलाई जो होता है एक सोल्यूशन होता है सॉलिड इन सॉलिड का। सॉलिड इन सॉलिड का मतलब है यहाँ सॉल्यूट भी सॉलिड होता है और सॉल्वेंट भी सॉलिड होता है, ठीक। ज़्यादातर हमें ऐसा बोलते हैं, हमारे दिमाग में यही आता है कि सोल्यूशन कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक लिक्विड होता है और उसके बीच में कुछ डाल दो वो सोल्यूशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉलिड के बीच में सॉलिड मिक्स करो तब भी सॉल्यूशन बन सकता है, लिक्विड के बीच में लिक्विड मिक्स करो तब भी बन सकता है, लिक्विड के बीच में गैस मिक्स करो तब भी बन सकता है, ठीक है। तो बहुत किस्म के सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं। जैसे देखो ये जो अलाई होता है, मैंने आपको बताया था अलाई क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल है, तो वही उसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है कि अलाई एक सॉल्यूशन होता है सॉलिड इन सॉलिड का, मतलब जिसमें सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया जाता है। तो अलाई होता क्या है मैं आपको बताऊँ, अलाई एक, देखो जब 2 मेटल्स को आपस में मिक्स किया जाता है, देखो मेटल क्या होते हैं, जैसे लोहा हो गया, जैसे ऐसी चीज़ें हो गई, लोहा हो गया, उसके बाद सिल्वर हो गया, सोना हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। उनको किसी 2 मेटल्स को जब आपस में मिक्स किया जाता है तो वहाँ से भी एक सॉल्यूशन बनता है जिसको बोलते हैं अलाई, ठीक है। तो आप देखो मिक्स क्यों किया जाता है वो आप देखोगे बाद वाली क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में। आप बस इतना समझो कि जब 2 मेटल को मिक्स किया जाता है तो वो एक सॉल्यूशन बन जाता है, वैसे सॉल्यूशन को अलाई बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो दोनों मेटल जो होते हैं दोनों सॉलिड्स ही होते हैं। मेटल सपोज आयरन है वो भी सॉलिड है, कोई और मेटल है वो भी सॉलिड है, वो दोनों सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन होता है, ठीक। तो अभी देखो यहाँ मैंने अलाई की डेफिनेशन लिखी है, अलाइज आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स। मतलब जो अलाइज होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, किसके, मेटल्स के होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। मतलब
अलाइज जो होते हैं उनके कंपोनेंट्स को भी हम फिजिकल मेथड्स यूज करके उनके कंपोनेंट में सेपरेट नहीं कर सकते। तो वही लिखा है ना, अलाइज कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स, मतलब अलाइज जो होते हैं उनके जो कंपोनेंट होते हैं उन अलाइज को हम फिजिकल मेथड्स यूज करके उनके कंपोनेंट में नहीं तोड़ सकते। तो इसका मतलब अलाइज भी क्या होते हैं, हमारे सॉल्यूशंस होते हैं। कौन से सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस। तो एग्जांपल है हमारी यहाँ अलाई की लिखी है, जैसे ब्रास नाम का एक अलाई होता है जिसमें मिक्सचर किसका होता है, 30% जिंक और 70% कॉपर का मिक्सचर होता है। मतलब देखो कॉपर भी एक मेटल है, वो भी सॉलिड होता है, जिंक भी एक मेटल है, वो भी सॉलिड होता है। तो यहाँ लिखा है ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ 30% जिंक एंड 70% कॉपर। मतलब जो ब्रास होता है वो एक मिक्सचर होता है किसका, 30% जिंक और 70% कॉपर। और ब्रास क्या होता है, एक अलाई होता है। ठीक, तो आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाई अलाई। तो आप बोलोगे अलाई क्या होता है, अलाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। तो ये किस्म का सॉलिड सॉल्यूशन होता है, सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड का मतलब इसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड, सोल्यूट भी सॉलिड। दूसरी एग्जांपल आप देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। देखो शुगर इन वाटर मतलब शुगर को किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया। ठीक है, तो इसमें आप मुझे बताओ ये शुगर क्या होती है, सॉलिड होती है। ठीक है, और वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो आप देखो यहाँ लिखा है अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब ये एक सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है। मतलब शुगर को पानी में डाला, इसका मतलब सॉलिड को लिक्विड में डाला। तो ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर जो है ये क्या है, एक सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन है। ठीक है, हियर शुगर इज सल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। यहाँ शुगर जो होती है वो सल्यूट होती है और वाटर सॉल्वेंट होता है। क्यों, क्योंकि शुगर कम क्वांटिटी में होती है और वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो ये भी एक सोल्यूशन की एग्जांपल है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल आप देखो, अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। आपने सुना होगा आयोडीन, आयोडीन सुना होगा। ठीक है, अभी बस आप इतना याद रख लो, आयोडीन कोई चीज़ होती है। ठीक है, आगे वाली क्लासेस में या आगे वाले लेक्चर्स में आपको पता चल जाएगा आयोडीन क्या होता है। आयोडीन जो होता है एक एलिमेंट होता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर होता है। अभी मैं आपको इतना बता सकता हूँ। तो आप बोलोगे अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। अल्कोहल आपको पता ही है, जब आयोडीन को अल्कोहल में मिक्स कर देते हैं तो वो भी एक किस्म का सोल्यूशन बन जाता है। देखो आयोडीन होता है सॉलिड और अल्कोहल होता है लिक्विड। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, सॉलिड को लिक्विड के बीच में क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। तो अब देखो जब हम आयोडीन इन अल्कोहल में डाल देते हैं ना, आयोडीन को अल्कोहल में डाल देते हैं, तो इस पूरे को बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं इसको, लिखा ना TINTURE, टिंचर ऑफ आयोडीन। तो आप बोलोगे अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। मतलब जब सोल्यूशन जो होता है हमारा आयोडीन का अल्कोहल में, मतलब अल्कोहल के अंदर हम आयोडीन डाल देते हैं तो उसको बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। वो भी एक सोल्यूशन होता है। कैसा सोल्यूशन होता है, यहाँ लिखा है हैज आयोडीन सॉलिड। देखो लिखा है आयोडीन जो होता है वो सॉलिड होता है और वो कैसा काम करता है, सॉल्यूट का काम करता है। एंड अल्कोहल लिक्विड एज अ सॉल्वेंट। मतलब इस सोल्यूशन में जिसको हम बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या क्या होता है। आप बोलोगे इसमें आयोडीन किस में मिक्स होता है, अल्कोहल में। तो आयोडीन क्या होता है, सॉलिड, और अल्कोहल क्या होता है, लिक्विड। तो ठीक है, तो क्या बोलोगे, आयोडीन सॉलिड है तो सॉलिड को किस में डिसॉल्व किया गया है, लिक्विड में, अल्कोहल के अंदर। तो आयोडीन लिक्विड है तो आयोडीन कम होगा, अल्कोहल ज्यादा होगा। तो आयोडीन सॉल्यूट का काम करता है। यहाँ देखो आयोडीन एज अ सॉल्यूट एंड अल्कोहल जो होता है वो किसका काम करता है, सॉल्वेंट का, क्योंकि अल्कोहल ज्यादा क्वांटिटी में होता है। उसके बाद देखो आगे वाली एग्जांपल, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर और गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती है या फिर सोडे वाला जो पानी होता है वो कैसे सॉल्यूशन होते हैं, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब उनमें क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व किया होता है। तो आप देखो लिक्विड होता है उसमें पानी, जो हमारा कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें पानी होता है, पानी के अंदर गैस को डिसॉल्व किया होता है। तो आपने देखा होगा जैसे कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं तो नीचे से उसके बीच में से गैस निकलती है, इसका मतलब उसके अंदर गैस को डिसॉल्व किया था। तो आप बोलोगे कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर आर द गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। मतलब सोडा वाटर या फिर जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं वो कैसे सॉल्यूशन होते हैं, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक, मतलब उसमें क्या होता है, गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया होता है। तो गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया है, तो जिस चीज के अंदर डिसॉल्व किया है इसको बोलेंगे ये सॉल्वेंट होगा, और जिस चीज को डिसॉल्व किया है वो क्या होगा, गैस होगी, सॉल्यूट। तो इसमें सॉल्यूट होगी गैस और सॉल्वेंट होगा लिक्विड। ठीक, इसी तरह आप देखो जैसे ये है हमारी एग्जांपल, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। मतलब हवा जो होती है वो भी एक गैस इन गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है, आपको पता है हवा में बहुत सारी गैसेज हैं, तो एक गैस दूसरे के अंदर मिक्स की हुई है। तो हवा किसकी एग्जांपल है, गैस इन गैस सॉल्यूशन की। तो गैस इन गैस का मतलब है, मतलब हवा के अंदर गैस ही सॉल्यूट है और गैस ही सॉल्वेंट है।
ठीक, जैसे यहाँ लिखा है एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, हवा एक होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, मतलब बहुत सारी गैसेज हैं हवा में। मेन जो गैसेज हैं 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है। ये दोनों मेन होती हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं वो कम क्वांटिटी में होती हैं। ठीक, तो आप देखो यहाँ 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है। तो आप देखो यहाँ 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है, तो यहाँ ये वाला सॉल्वेंट होगा क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में, तो ये गैस यहाँ सॉल्वेंट है और ये वाला यहाँ क्या है, सॉल्यूट है। ठीक, तो आप बोलोगे ये कुछ सॉल्यूशन की एग्जांपल्स थी। ठीक है, अभी हमारा आज की वीडियो का लास्ट का टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक, तो वह हम सीधा सीधा एक एक करके प्रॉपर्टी लिखेंगे, तो इसको आप लिख लो। अभी आप देखो हमारा टॉपिक लास्ट रहने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो आप यहां लिखो टॉपिक हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, बस उसी को हम थोड़ा सा लिखेंगे। देखो पहली प्रॉपर्टी में आप ये ऐड करोगे, फर्स्ट पहला आपको पता है सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, तो आप लिखो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। पहली प्रॉपर्टी, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है वो तो आपको बता ही दिया है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, दूसरी प्रॉपर्टी में आप ऐड करोगे द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, और 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर को लिखते हैं nm, इसका मतलब होता है नैनोमीटर। ठीक है, इन डायामीटर आगे लिख लो, इन यहां लिख लो डायामीटर। ठीक, तो आप बोलोगे दूसरी प्रॉपर्टी है जो वो है कि द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹ मीटर से, 10⁻⁹ मीटर का मतलब है कि 1/1 के आगे 9 जीरो, इतना, तो इसका मतलब है एक 1 का इतना हिस्सा कर दो। ठीक है, इतना हिस्सा कर दो तो उतने छोटे पार्टिकल होते हैं किसके, सॉल्यूशन के, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। ठीक, और इतने छोटे होते हैं तो आप मुझे बताओ क्या ये आंखों से हमें दिखेंगे, तो नहीं, तो यहां आप लिखोगे सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज, नेक्ड आइज मतलब हमारी जो ऐसे नंगी आंखें, नेक्ड आइज हैं, उनसे ये सॉल्यूशन के पार्टिकल हमें नहीं दिख सकते। हमें कैसे दिख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोप के जरिए। ठीक, अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी लिखो आप, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी में आप लिखोगे बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, ठीक है, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ सॉल्यूशन, पासिंग थ्रू अ सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आप ऐड करो सो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन, सो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं स्कैटर क्या होता है। स्कैटर का मतलब होता है कि अगर हमारे पास थोड़े मोटे साइज के पार्टिकल्स हों
थोड़े बड़े साइज के पार्टिकल। तो इन पार्टिकल के ऊपर अगर हम लाइट डालते हैं तो लाइट इनके साथ टकरा के कहीं ऐसे स्कैटर हो जाती है, मतलब दूर दूर फैल जाती है। तो ऐसे पार्टिकल अगर किसी जगह हों, किसी बर्तन के अंदर ऐसे पार्टिकल रखे हों, तो उनके ऊपर जब हम लाइट डालते हैं तो हमें क्या दिखता है, लाइट का रास्ता दिखता है। लाइट का रास्ता हमें दिखता है, ठीक है। लाइट का रास्ता कब दिखेगा, ये चीज़ आप आगे पढ़ोगे इसी चैप्टर में, इसको बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। देखो, ये लाइट का रास्ता तब दिखेगा अगर पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। तो लाइट क्या करेगी, इन पार्टिकल के साथ टकराएगी, टकराने की वजह से लाइट इधर उधर फैल जाएगी, तो लाइट का रास्ता हमें दिखेगा। अगर किसी सोल्यूशन या किसी चीज़ के अंदर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो लाइट उनके साथ टकराएगी लेकिन स्कैटर नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, ठीक। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि पार्टिकल का साइज अगर बहुत छोटा है तो लाइट स्कैटर नहीं होगी, तो हमें लाइट का रास्ता नहीं दिखेगा। मतलब अगर एक सॉल्यूशन के ऊपर अगर हम टॉर्च लगाएंगे तो हमें लाइट का रास्ता जो है वो नहीं दिखने वाला, ठीक है। इसका मैं एक फोटो लगा दूंगा, यहाँ आप देख लेना, ठीक। तो वही लिखा है कि क्योंकि इसके जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो कितना होता है, बहुत छोटा, 1 नैनोमीटर से छोटा। 1 नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है। तो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, इस वजह से बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, मतलब पार्टिकल के बहुत छोटे साइज की वजह से दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। मतलब अगर उसके ऊपर एक लाइट की बीम हम डाल दें तो वो उसको स्कैटर नहीं करते, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। अगर मोटे पार्टिकल होते तो वो स्कैटर करते, ठीक है। पासिंग थ्रू अ सोल्यूशन, मतलब एक बीम ऑफ लाइट अगर हम सोल्यूशन के ऊपर डाल दें तो वो उसको स्कैटर नहीं करेंगे, उसके पार्टिकल, सोल्यूशन के पार्टिकल। सो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन, मतलब लाइट का जो पाथ होता है वो सोल्यूशन के अंदर नहीं दिखता। मतलब अगर हम एक सोल्यूशन के ऊपर लाइट डालेंगे तो लाइट का रास्ता नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं। उसके बाद देखो एक प्रॉपर्टी और है, फोर्थ। ये एक्चुअल में ये 2 और 3 मिक्स ही हैं, एक किस्म की मिक्स प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है, बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मिक्स होते हैं उनको हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। अब देखो फिल्ट्रेशन क्या होता है, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। आपको पता है बाजार से एक पेपर मिलता है जिसको बोलते हैं फिल्टर पेपर, ठीक है। तो नीचे एक बर्तन रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके ऊपर ऐसे करके एक फनल रखते हैं, फनल, ठीक है, ऐसे फनल रखते हैं। फनल के बीच में हम डाल देते हैं यहाँ फिल्टर पेपर। वो पेपर क्या करता है, फिल्टर करता है, मतलब जैसे छाननी काम करती है वैसे काम करता है। इसके ऊपर अगर हम कुछ डाल देते हैं तो क्या होता है कि फिल्टर पेपर जो होता है वो कुछ ना कुछ अपने ऊपर यहाँ फिल्टर कर लेता है। मतलब अगर कुछ पार्टिकल, मतलब जो हमारा मिक्सचर है उसमें अगर एक किस्म के जो पार्टिकल होंगे थोड़े से मोटे होंगे तो वो यहाँ ही आ जाएंगे ऊपर, इस फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगे, दूसरे वाले नीचे यहाँ गिर जाएंगे, तो यहाँ से अलग हो सकते हैं। मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल अलग हो सकते हैं अगर कहीं कुछ ऐसा मिक्सचर हो। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे रेत और पानी को मिक्स कर दो, रेत और पानी को, तो आप अगर रेत और पानी को मिक्स करके फिल्टर करोगे तो रेत यहाँ फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी और पानी नीचे आ जाएगा। अब देखो रेत और पानी मिक्स होते हैं, वो मिक्सचर तो है लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो होमोजेनियस मिक्सचर ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है रेत की अपनी बाउंड्री होगी, रेत सॉलिड होगी और पानी के बीच में पानी पानी दिखेगा, रेत रेत दिखेगी, वो तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ठीक। तो आप देखो यहाँ लिखा है सॉल्यूट पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्टर करने से सॉल्यूट के पार्टिकल्स सेपरेट नहीं हो सकते। सेपरेट का मतलब है अलग, सॉल्वेंट से सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो यहाँ फिल्टर करने से अलग नहीं हो सकते। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी लिखो, सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। द सॉल्यूट पार्टिकल्स do not settle down, ठीक है, settle down when left undisturbed, when left undisturbed, ठीक। that is a solution is stable। यहां आप आगे लिख लो ऐसे IE करके लिखो, a solution is stable, ठीक। तो इसका मतलब है, इस पॉइंट का मतलब है कि
जो हमारे सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, लिखा है द सल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, मतलब एक सोल्यूशन को अगर आप 2-3 दिन के लिए यहाँ बना के रख दो, उसको डिस्टर्ब ना करो, तो ऐसा होता है कि जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, देखो आपको पता है सोल्यूशन के अंदर सल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है, तो सल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर वो नीचे नहीं बैठते, मतलब नीचे सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है, सेटल डाउन नहीं होते, इसलिए हम बोलते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है, बहुत स्टेबल होता है। देखो यहाँ वही लिखा है सल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, मतलब अगर हम सोल्यूशन को डिस्टर्ब ना करें, अनडिस्टर्ब यहाँ रख दें 2-3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, सेटल डाउन नहीं होते। सेटल डाउन का मतलब होता है नीचे नहीं बैठते, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि सोल्यूशन इज स्टेबल। सोल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो आप देखो सोल्यूशन को हम आगे वाली वीडियोस में कंपेयर करेंगे सस्पेंशन और कोलाइड से, तो आप देखोगे वहां सस्पेंशन और कोलाइड में इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, तो उन पार्टिकल का साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये चीज़ें आप आगे कंपेयर करोगे। तो आप देखो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई, हमने बहुत कुछ इसमें पढ़ लिया है। तो कल की जो हमारी जो कल की वीडियो आएगी, कल का लेक्चर, उसमें हम देखेंगे, इसके बाद एक सॉल्यूशन का टॉपिक बचा है जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो देखेंगे। उसके बाद कोलाइड्स या और साथ में सस्पेंशन, ये चीज़ें हम कल के लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में सब कुछ समझ में आया होगा। तो एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, नोट्स बनाओ, प्रिपरेशन करो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।